आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके एनिमे देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल सकता है। एक जैपनीज मैन ने 1988 से 1989 तक 4 इनोसेंट बच्चों का मर्डर करा और मीडिया ने कहा कि ये एनिमे की वजह से हुआ। उसका नाम था इत्सुतोमो मियाजाकी और मीडिया ने उसे नाम दिया ओटाकू किलर। ये वो केस था जिसने जापान को शॉक कर दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या एनिमे लोगों को मॉन्स्टर बना रहा है। लेकिन असली स्टोरी मीडिया ने जो दिखाई उससे भी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। इस वीडियो के एंड तक आप समझोगे कि इस केस ने एनिमे कल्चर को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। और सच जितना सिंपल लगता है उतना होता नहीं है। अगस्त 21 1962 इत्सुकाइची टोक्यो मियाजाकी का जन्म होता है और वह जन्म से ही बहुत ज्यादा अलग था। उसके हाथ डायरेक्ट उसकी कलाइयों से जुड़े हुए थे। इसका मतलब अपने हाथों को रोटेट नहीं कर सकता था बिना पूरा फोरआर्म मूव किए। क्लैपिंग जैसा सिंपल काम भी उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन था। स्कूल में उसको हर रोज बुली किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, ना ही उसे कोई गेम्स में इंक्लूड करते थे, ना ही उसके कोई दोस्त थे। इसी वजह से उसका एक ही स्केप था, फैंटेसी वर्ल्ड। 20s में आते आते मियाजाकी कंप्लीटली सोसाइटी से कट हो जाता है। ना ही उसके कोई रिलेशनशिप था, ना ही उसकी फैमिली से भी अच्छी बॉन्डिंग थी। उसका रूम पूरा हॉरर का म्यूजियम था। 5800 से ज्यादा वीडियो टेप्स, हॉरर मूवीज, वायलेंट कंटेंट, एनिमे जो नॉर्मल लोग देखने से भी डरते थे। उसकी फैमिली कहती थी वो 12 से 16 घंटे डेली वीडियोस देखा करता था, मांगास एंड ऑल। कुछ भी जो उसे रियलिटी से दूर ले जाए। लेकिन 1988 में उसकी फैंटेसी रियल लाइफ में टर्न हो गई और वो भी सबसे हॉरिफिक तरीके से। 22 अगस्त 1988 4 साल की मारी कोनो अपने घर से बाहर खेल रही थी जब उसके पास एक कार रुकती है। मियाजाकी विक्टिम्स ढूंढते हुए घूम रहा था। उसने मारी को देखा, उसने अपनी तरफ बुलाया, टॉयज दिखाने का बहाना दिया उसने उसे एक जंगल के एरिया माउंट तकाओ के पास ले गया। आगे जो हुआ मैं उसे डिटेल्स में भी नहीं बता सकता आपको। लेकिन मारी वापस घर नहीं आई। मर्डर के बाद मियाजाकी ने कुछ ऐसा करा जो आपको बहुत ज्यादा शॉक कर देगा। उसने उसके फोटोज लिए और उसके बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफी की तरह रखा। 5 महीने बीत जाते हैं, वो दोबारा उस जगह पे वापस जाता है। उसने उसकी बॉडी के रिमेन्स को जलाया और जो उसकी बॉडी की राख और हड्डियां थी उन्हें उसे कलेक्ट करके मारी के पेरेंट्स को पोस्ट कर दिया। उस पैकेट में मारी के दांत, कपड़ों की फोटोज और एक पोस्ट कार्ड था जिसमें लिखा था मारी क्रीमेटेड बोन्स इन्वेस्टिगेट प्रूफ। सोचो उन पेरेंट्स पे क्या बीती होगी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। 3 अक्टूबर 1988 7 साल की मसामी योशिजावा एक रूरल रोड पर चल रही होती है जब उसे मियाजाकी देख लेता है। उसने मसामी को राइड ऑफर करी और वो बेचारी मान भी लेती है और उसे भी वो उसी जगह पे लेकर जाता है जहाँ वो मारी को लेकर गया था, माउंट तकाओ के पास। मसामी का भी अंजाम वही होता है जो मारी का हुआ था। मर्डर के बाद मियाजाकी ने फिर उसके फोटोज लिए और उसके कपड़ों को ट्रॉफीज की तरह रखे। पुलिस के पास अब 2 मिसिंग केसेस थे, दोनों छोटी बच्चियां, दोनों गायब। लेकिन अभी भी वो केस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मियाजाकी बहुत ज्यादा केयरफुल था। उसने कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ा था जिससे वो पकड़ा जाए। मसामी की फैमिली ने हर जगह सर्च पार्टीज लगाई, पोस्टर चिपकाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। 12 दिसंबर 1988 4 साल की एरिका नाम्बा अपने फ्रेंड के घर से अपने घर वापस जा रही होती है। तभी मियाजाकी उसे अप्रोच करता है। उसने एरिका को फोर्स करके अपनी कार में बैठाया था और एक नागुरी के पार्किंग लॉट में ले गया। कार के बैक सीट में उसने फोटो लेना शुरू कर दिया था। एरिका चिल्लाने की कोशिश करती है और तब मियाजाकी उसका गला दबा देता है। लेकिन यहाँ से उसका बिहेवियर और भी ज्यादा एस्केलेट हो जाता है। मर्डर के बाद एरिका की बॉडी वो अपने घर ले गया और कई दिन उसने उसकी बॉडी के साथ बहुत गलत काम करे और उसकी फोटोज भी ली। फाइनली उसने उसकी बॉडी को कट कर दिया और अलग अलग जगह उसके पार्ट्स फेंक दिए। उनमें से कुछ पार्ट्स तो कभी नहीं मिले। 6 जून 1989 5 साल की आयोको नोमोतो पार्क में खेल रही होती है जब मियाजाकी उसे ले जाता है और ये उसका सबसे हॉरिफिक क्राइम था। इस बार मियाजाकी ने हद ही पार कर दी। उसने आयोको का खून पिया और उसके बॉडी पार्ट्स खाए और फिर उसने बॉडी के साथ कार में सोते हुए रात गुजारी। ये एक्ट क्लियर करता है कि वो रियलिटी से कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका था, हर पॉसिबल ह्यूमन लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसने फिर से फोटोज ली, कपड़े कलेक्ट किए और बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफीज की तरह रखा। 23 जुलाई 1989 फाइनली मियाजाकी पकड़ा गया और वो भी चांद से। एक पार्क में वो 2 छोटी लड़कियों को ल्योर करने की कोशिश कर रहा था। जब उनके फादर ने देख लिया, उसने चेस किया, मियाजाकी भागा और उसकी कार क्रैश कर दी। पुलिस आई और उसे अरेस्ट किया जब वो एक बच्चे पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसका घर सर्च करा, जो उन्होंने देखा वो एक नाइटमेयर से कम नहीं था। थाउजेंड्स ऑफ वीडियो टेप्स, विक्टिम्स की फोटोग्राफ्स, बॉडी पार्ट जार्स में और हर क्राइम का प्रूफ। ओवर 5000 टेप, कुछ में डेड बॉडीज के साथ बहुत ज्यादा घटिया फुटेजेस।
किसी में दांत, किसी में बोन्स, किसी में कपड़े, सब मिला वहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन ने सब कुछ सामने ला दिया। मियाजाकी ने अपने क्राइम्स का रिकॉर्ड रखा था। उसने फेक नेम्स यूज करके फेक फैमिलीज को लेटर भेजे। एक नाम था यूको इमादा, जो उसके फेवरेट कैरेक्टर का नाम था। एक लेटर में लिखा था, The other day it seems the mother came very close to the place where remains were hidden. She was 10 meters away. और जब मीडिया ने उसका एनिमे कलेक्शन देखा तो बस ओटाकू किलर हेडलाइंस हर जगह छप गई। हॉरर फिल्म्स, वायलेंट एनिमे, मांगा विद यंग गर्ल्स। मीडिया ने सारा ब्लेम एनिमे पे डालना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि एनिमे ही किलर्स बनाता है। ट्रायल के टाइम मियाजाकी ने कोई रिमर्स नहीं दिखाया। उसने बोला कि ये सब रेडमैन ने उससे करवाया, लेकिन 3 साइकियाट्रिक टीम ने बोला कि वो मेंटली कॉम्पिटेंट है। कोर्ट में उसने कहा, मुझे लगता है मैं अकेला हूँ। जब मैं एक छोटी लड़की को अकेला खेलता देखता, मुझे लगता कि मैं खुद को देख रहा हूँ। उसे 14 अप्रैल 1997 को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। 17 जून 2008 19 ईयर्स डेथ रो पर रहने के बाद मियाजाकी को लटका दिया जाता है 45 साल की एज में। फैमिलीज को थोड़ा क्लोजर मिला, लेकिन दर्द हमेशा क्लियर रह गया। एनिमे इंडस्ट्री को रिकवर करने में साल लग गए। गाइडलाइंस आई, ओटाकू कल्चर का स्टिग्मा आज तक खत्म नहीं हुआ। वेल, इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? किसी भी तरीके का मीडिया कंजप्शन आपको किलर नहीं बनाता, लेकिन वायलेंट फैंटेसीज का फ्रेमवर्क तो दे ही सकता है। सोशल आइसोलेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। वार्निंग साइन हमेशा होते हैं, जैसे कंप्लीट सोशल विथड्रॉल, ऑब्सेस विद वायलेंट मीडिया, नो रिलेशनशिप्स। और एक बात ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आइसोलेशन को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। मे बी अगर मियाजाकी थोड़ा फ्रेंडली होता और लोगों से बात करता और ना ही उसे लोग बुली करते, तो वो ऐसा नहीं बनता। और उसके पेरेंट्स उस पर थोड़ा ध्यान देते, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हमें अपनी मेंटल हेल्थ और सोशल आइसोलेशन को इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।